हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के फिजिक्स विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं और आपका भी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है या आप वार्षिक परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपको इन प्रश्नों से निश्चित ही परीक्षा में सफलता मिलेगी या निश्चित ही आप इसमें से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार के सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकाई 3 के बारे में। इकाई 1 और इकाई 2 हमने पिछले वीडियो में बात की थी, उनके बारे में, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो भी पसंद आई होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकाई 3 के बारे में। देखिए, जो इकाई 3 है आपकी, वो उसमें एक ही अध्याय है। उस अध्याय का नाम है अध्याय 5 और गति के नियम। और ये जो पूरी इकाई है ये 6 नंबर की यूनिट है। 6 नंबर नहीं, 8 नंबर की ये यूनिट है। इसमें 4 तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं। इवन रिक्त स्थान हो सकता है, जोड़ी हो सकती है, सही विकल्प हो सकता है, सत्य असत्य हो सकता है। ऐसे 4 आपसे वस्तुनिष्ठ पूछे जाने वाले हैं और 2 पूछे जाने वाले हैं आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं उसमें आपसे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से वो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है वो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो 3 सवाल तो आप 3 प्रश्न तो आप ये तैयार कर लीजिएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखिए, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए और न्यूटन की गति का तृतीय नियम लिखिए। तो पहले तो ये 3 न्यूटन की गति के नियम आपको याद होने चाहिए और बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे हैं, 2-2 लाइन के हैं, आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है घर्षण किसे कहते हैं। घर्षण से आप सब भली भांति परिचित होंगे। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण के बहुत उदाहरण हैं। घर्षण नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते ज़मीन पर। तो ये सब घर्षण के उदाहरण हैं और घर्षण किसे कहते हैं ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो आप ये भी तैयार कर सकते हैं कि घर्षण किसे कह सकते हैं। घर्षण के लाभ, हजारों लाभ हम हमारी ज़िंदगी में देखते हैं जो घर्षण के कारण ही है। जैसे हम खाना भी खा पा रहे हैं तो दांतों के बीच अगर घर्षण ना हो, दांत और खाने के बीच, तो खाना हम चबा ही ना पाएँ। तो इस तरह से आप 2 लाभ कोई भी घर्षण के लिख सकते हैं। संवेग किसे कहते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं आपकी परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या जो भी आपके पास गाइड नोट्स वगैरह उनमें से। तो संवेग किसे कहते हैं ये प्रश्न आप तैयार कर लें। एक तैयार कर लें आप F बराबर m है, जहाँ पर F बल है, m मास है और a त्वरण है। F बराबर ma का निगमन कीजिए। ये भी बहुत छोटा सा प्रश्न है और बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आप एक तैयार कर लें। इसके बाद में आप 8वें नंबर पर जो प्रश्न है वो है बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध। ये सेम ही प्रश्न है, F बराबर m है और बल, द्रव्यमान और त्वरण में अंतर संबंध लिखिए। तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। इन दोनों में से एक भी तैयार कर लेंगे तो आप दोनों में उसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। इसके बाद में गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, इसको आप तैयार कर लें। इसके बाद में घर्षण की 2 हानियाँ। देखिए, किसी भी चीज़ से लाभ है तो उसकी हानियाँ भी हैं। तो घर्षण के लाभ तो बहुत सारे हैं, घर्षण की हानियाँ भी आपको लिखनी है। जैसे कल पुर्जे क्यों घिस जाते हैं तो घर्षण के कारण ही घिस जाते हैं। हमारी गाड़ी के बेरिंग क्यों घिस जाते हैं तो घर्षण के कारण घिस जाते हैं। तो ऐसी 2-3 हानियाँ आपको जो दैनिक जीवन से संबंधित हो वो लिख देंगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद में घर्षण को कम करने के उपाय। देखिए, घर्षण के लाभ, घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण की हानियाँ और घर्षण को कम करने के उपाय। ये 4 प्रश्न में से एक प्रश्न तो निश्चित तौर पर आपसे पूछा ही जाएगा, मतलब पूछा ही जाएगा। तो आप इन चारों को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद में अगला होता है बेलन घर्षण और सर्पी घर्षण को परिभाषित कीजिए। घर्षण के आपने प्रकार पढ़े होंगे, बहुत सारे प्रकार होते हैं घर्षण के। लोटनी घर्षण, बेलन घर्षण, सर्पी घर्षण। तो ये आप याद कर लें। तो इससे क्या होगा कि आप जो 2 नंबर वाला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा उसको आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और आप इसमें पूरे नंबर ला पाएंगे। और इसमें 2 नंबर के 2 सवाल आने वाले हैं तो फिर ये हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। आप एक बार सारे प्रश्न वापस देख लीजिएगा। देखिए, ये सारे प्रश्न हैं और इनमें से 2 नंबर में 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, अब हमारे प्रश्नों की बात हो गई। ये 2 नंबर वाले जितने भी सवाल थे
इम्पोर्टेंट, वो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। अब हम बात करेंगे जो हमसे 4 वस्तुनिष्ठ पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में। देखिए, पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है वह संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है, वेग के बराबर होती है, बल के बराबर होती है, आवेग के बराबर होती है। तो सही उत्तर आपको दिख रहा होगा कि बल। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। अगला है राकेट नोदक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है। जो राकेट है उसका नोदक किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। क्या द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, क्या वेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, या फिर संवेग संरक्षण के। तो सही उत्तर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ये 2 बहुविकल्पित है। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब अगला जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न वो है कि एम द्रव्यमान का एक गुटका आनत तल पर विराम अवस्था में रखा हुआ है। स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस है और गुटका फिसलने से पहले आनत तल का क्षैतिज से अधिकतम झुकाव क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा tan इनवर्स म्यू एस। tan इनवर्स म्यू एस इसका सही उत्तर होगा। अगला है एक खुरदुरे आनत तल पर जो 36 से 30 डिग्री के कोण पर है 2 किलोग्राम का गुटका रखा है। यदि घर्षण गुणांक 0.5 है तो गुटके पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4.9√3 न्यूटन। देखिए, इसको आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगला है एक कार सड़क के मोड़ को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार कर रही है। यदि घर्षण गुणांक 0.5 है तो कार के मुड़ने की त्रिज्या क्या होगी। जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 20 मीटर। तो ये भी आपको फॉर्मूला होगा म्यू एस गुणांक वाला, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला है छठा, वृत्ति गति करते हुए पिंड की रेखिक चाल 2 गुनी तथा पथ की त्रिज्या 4 गुनी करने पर अभिकेंद्रीय बल क्या रहेगा। तो देखिए, वृत्ति गति करते हुए पिंड की चाल आप 2 गुनी करेंगे, वो त्रिज्या 4 गुनी करेंगे तो अभिकेंद्रीय बल तो वही रहेगा, मतलब अभिकेंद्रीय बल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला है विभिन्न द्रव्यमान की अनेक वस्तुएं समान ऊंचाई से एक साथ ऊर्ध्वाधर नीचे गिराई जाती है, मतलब अलग अलग उनके वजन है और ऊपर से एक साथ 2 वस्तुओं को फेंका जा रहा है। पृथ्वी पर उनके टकराने के क्षण पर भिन्न भिन्न होगा। जब वो दोनों पृथ्वी पर टकराएंगे तो कौन सी ऐसी विमा है या कि कौन सी ऐसी इनमें से राशि है जो अलग अलग होगी। क्या समय अलग होगा, नहीं, दोनों एक साथ गिरेगी तो समय तो अलग नहीं हो सकता। त्वरण अलग होगा, त्वरण भी अलग नहीं होगा। वेग अलग होगा, वेग भी नहीं होगा। तो फिर क्या अलग होगा, संवेग अलग होगा। चलिए, अगला है वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि कोई भी वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और क्यों करती है, तो वो जड़त्व के कारण करती है। अगला है किसी स्थान में वृत्ताकार मोड़ वाले किसी क्षैतिज मार्ग पर एक कार चल रही है। उस कार मार्ग के वृत्ताकार भाग पर जाती है और कोने से पहिए थोड़े ऊपर उठ जाते हैं। तो कौन से वाले पहिए ऊपर उठेंगे, जो बाहर वाले होंगे, अंदर वाले नहीं। जो बाहर वाले होंगे वो पहिए थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे। अगला है एक पिंड r त्रिज्या के वृत्ति पथ पर एक समान चाल v से घूम रहा है तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा। तो अभिकेंद्रीय बल होगा v²/r। अगला है न्यूटन का मूल नियम कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या तीनों। तो न्यूटन का जो मूल नियम है वो है दूसरा नियम। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 11 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनकी हमने बात करी और हमने इन प्रश्नों की बात करी। तो ये प्रश्न और ये थे आपके वस्तुनिष्ठ। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी इससे हेल्प भी मिलने वाली है। आप इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में फिर हम वापस मुलाकात करेंगे जिसमें हम इकाई 4 की बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। चलिए, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।